हम म्यूचुअल फंड्स और यूलिप को कंपेयर करेंगे। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यूलिप प्रोडक्ट में। तो 4 बड़े रीज़न बताता हूं कि आपको ये नए तरह के यूलिप्स को क्यों कंसीडर करना चाहिए, जिसकी वजह से वो सारा पैसा आपके हाथ में ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स और यूलिप को कंपेयर करेंगे। जी हाँ, हमें काफ़ी लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है कि उन्हें क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर यूलिप प्रोडक्ट में। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना एक कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए जिससे आपको पता चल सके कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी यूलिप में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस, और अगर नहीं तो कमेंट में लिखिए नो। आई एम जस्ट क्यूरियस। आप हमें ये भी बताइए कि आपको म्यूचुअल फंड और यूलिप में ओवरऑल रिटर्न अब तक कैसा आया है। इससे एक फेयर आइडिया होगा कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड और यूलिप्स में कैसा रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको 4 बड़े रीजन बताता हूँ कि आपको ये नए तरह के यूलिप्स को क्यों कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओवर म्यूचुअल फंड। सबसे पहला बड़ा रीजन है इनकम टैक्स का। देखिए, आज आप म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपने अगले 25 से 30 साल में 20 to 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, जो कि बढ़कर तकरीबन 10 करोड़ का कॉर्पस हो गया। अब इस 10 करोड़ के कॉर्पस पर गवर्नमेंट 10% कैपिटल गेन टैक्स लेगी एज इनकम टैक्स। मतलब 10 करोड़ रुपए का अगर हमने कॉर्पस बना लिया तो उसका 1 करोड़ एज इनकम टैक्स ही सबमिट करना होगा। जबकि यूलिप में ये एब्सोल्यूट जीरो है। आज की डेट में आप वही कॉर्पस तकरीबन चाहे 10 करोड़ का बनाएं चाहे 50 करोड़ का बनाएं, उसके ऊपर 10% कैपिटल गेन टैक्स अभी नहीं लगता, जिसकी वजह से वो सारा पैसा आपके हाथ में ही आएगा। दोस्तों, सेकंड बड़ा रीज़न, आज आप यूलिप में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस म्यूचुअल फंड के एयूएम की फीस से तकरीबन आधे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उस पर 2.5% एयूएम के चार्जेस लिए जाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे को तो म्यूचुअल फंड में कोई भी चार्जेस नहीं लगे, मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये फीस इंटरनली मैनेज की जाती है। आप म्यूचुअल फंड के पहले बिजनेस मॉडल को समझिए। मान लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड 1000 करोड़ के कॉर्पस को मैनेज कर रहा है, तो उस पर वो 2.5% एज फीस चार्ज करेगा। ये 2.5% का मतलब तकरीबन 25 करोड़ रुपीस एज फीस लेगा। इस 25 करोड़ रुपीस की फीस में वो अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ऑफिस के एक्सपेंसेस, कोई मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, ये सब इसी के थ्रू मैनेज करेगा। और सारे एक्सपेंसेस के बाद जो पैसे उसके पास बच जाएंगे, उस कंपनी का वो प्रॉफिट होगा। जबकि यूलिप में ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस तकरीबन आज की डेट में 1.25% है। अगेन, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए। इस 1000 रुपीज़ में म्यूचुअल फंड इंटरनली 975 रुपीज़ ही आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और बाकी के 25 रुपीज़ वो एज फीस चार्ज करेगा। जबकि यूलिप उस 1000 रुपीज़ में से 12.5 रुपीज़ ही एज फीस चार्ज करेगा और बाकी का 987.5 रुपीज़ आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अगर आज दोनों फंड मैनेजर्स 10% रिटर्न निकाल कर देते हैं तो 987 का बेस, क्योंकि 975 से थोड़ा सा बड़ा है, ओवरऑल यूलिप का रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आएगा। तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग बढ़ती जाएगी, ये रिटर्न और भी बेहतर होता चला जाएगा। इस वजह से भी हमें लगता है कि आपको नए तरह के यूलिप्स को म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर कंसीडर करने चाहिए। दोस्तों, तीसरा बड़ा रीज़न, म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे यूलिप, ये एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक फंड मैनेजर अपॉइंटेड है जो आपके बिहाफ पर सारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे ही देखिए मार्केट गिरने लगती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं और वो म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना स्टार्ट कर देते हैं।
और इस रिडेम्पशन की वजह से फंड मैनेजर को अपने स्टॉक्स को सेल करना पड़ता है। मार्केट नीचे आ रही थी और फंड मैनेजर शेयर्स को सेल कर रहा है, जबकि एक्चुअली में उसको उस वक्त खरीदना चाहिए था उसी शेयर्स को। यही बात हम ऑन द अदर साइड देखें तो जब मार्केट्स बढ़ती हैं तब फंड मैनेजर्स के पास इन्वेस्टर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फंड मैनेजर के पास क्योंकि न्यू फंड आता जा रहा है, वो उसको स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करता चला जाएगा। ये एक बेचने का टाइम था जब फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनाता जा रहा है। इस वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 3 से 4 साल में मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि खरीदने के टाइम पर बेचा जा रहा है और बेचने के टाइम पे खरीदा जा रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है, बाय लो सेल हाई। और अभी मैंने आपको जैसे समझाया, बाय लो हो नहीं पा रहा क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टर्स रिडीम किए जा रहे हैं, और सेल हाई हो नहीं पा रहा क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टर नया पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, यही चीज़ को अब यूलिप्स के लिए समझते हैं। यूलिप में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलती। कोई भी पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो 5 साल के लिए लॉक इन में रखा जाता है। ये एक फंड मैनेजर के लिए बूंद साबित होता है। फंड मैनेजर को पता है कि जो नया पैसा उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आया है वो अगले 5 साल तक रिडीम नहीं किया जा सकता। फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस उसी हिसाब से रहती हैं कि अगले 5 साल में उसको जहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं, जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स निकल आ सकें, वो वहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वजह से यूलिप आज की डेट में म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दे रहे हैं। दोस्तों, चौथा बड़ा रीज़न, म्यूचुअल फंड में हमें ऑटोमेटिक स्विचिंग की ऑप्शन नहीं मिलती। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल फंड में हमारे पास तकरीबन 26 कैटेगरीज अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और फिर मल्टी कैप फंड्स, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा टैक्स सेविंग ELSS फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो आप एक मिक्सचर ऑफ इक्विटी और डेट को इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रोपोर्शंस पे लिया जा सकता है। तो आपको बहुत सारे मार्केट में ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जहां पर अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 75% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और 25% डेट में। ये 50-50 की रेशो में, 80-20 की रेशो में, 20-80 की रेशोज़ में, सारी तरह की रेशोज़ में अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आपको 10 to 12 कैटेगरीज मिल जाती हैं, जिसमें कि लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, गवर्नमेंट के गिल्ट फंड्स, इसके अलावा कमोडिटी फंड्स, गोल्ड फंड, आर्बिट्राज फंड, काफ़ी तरह के फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के ये जितने भी डिसीजंस हैं ये इन्वेस्टर को खुद लेने पड़ते हैं कि कब उसको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकलकर बैलेंस म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड में आना है। देखिए, इन्वेस्टर को अगर इतनी नॉलेज ही होती तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा होता। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक इन्वेस्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेता रहे। और अगर इन्वेस्टर को ये चीज़ पता ही होती तो उसकी लाइफ ईजी ना हो जाती। अब यही चीज़ को अगर हम यूलिप में देखें तो दोस्तों, वहाँ पर इंटरनली 7 to 8 फंड्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड, एक डेट फंड, लिक्विड फंड, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूलिप में फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर ये डिसीजन ले सकता है कि कब आपके पैसे को इक्विटी फंड में से निकालकर बैलेंस्ड फंड या डेट फंड में मूव करना है। ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर ये चीज़ को बेटर समझता है। इस चीज़ से एक तो लाइफ इन्वेस्टर की ईजी हो जाती है और ओवरऑल भी यूलिप म्यूचुअल फंड से रिटर्न बेटर निकाल पाते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी गौर करने वाली है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड को स्विच करेंगे फ्रॉम इक्विटी टू बैलेंस्ड या फिर डेट फंड, तो जितना भी आपने कैपिटल कमाया होगा उसके ऊपर आपको वो 10% इनकम टैक्स में देना होगा, जो कि हमने बात की थी शुरुआत में, जैसे कि यूलिप में ऐसे चार्जेस नहीं लगते। दोस्तों, इस वजह से हम नए तरह के यूलिप्स को म्यूचुअल फंड से बेटर मानते हैं और आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको यूलिप्स को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरे से यही होने वाला है कि यूलिप में भी आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे पास HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, बजाज और ऐसी तमाम कंपनीज अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आज की डेट में बजाज के यूलिप प्रोडक्ट्स
बाकी के यूलिप कंपनीज के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और इवन म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी फंड्स को रिटर्न्स में बीट कर रहे हैं। हमारे पास सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज यूलिप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाएं ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें और प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्री आईपीओ परफेक्ट है।